classes. In this video, I will discuss vouchers and transactions. First of all, listen carefully. First, I will discuss about source documents. क्या होते हैं source documents? वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिस है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, उनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और ये आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की नेचर के बारे में, कौन सी अमाउंट उसमें इंक्लूड होगी, पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक तरह ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने का एक एविडेंस भी है, प्रूफ है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी डिस्प्यूट के केस में एक लीगल प्रूफ की तरह काम आते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के फीचर्स क्या हैं? ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये ये जो प्रिपेयर किए जाते हैं जब एक ट्रांजैक्शन होती है कोई, और ये हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं। ये डेट्स और नंबर्स भी मेंशन करते हैं। ये किसी डिस्प्यूट के केस में एविडेंस के तौर पर यूज़ होते हैं। इसकी मिनिमम 2 कॉपीज प्रिपेयर की जाती है। नाउ, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है कैश मेमो। जो कैश मेमो है ये सेल परचेज जब की जाती है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेस है, उसका मेन फीचर होता है सेल परचेज। सेल परचेज, सेल्स एंड परचेजेस जो है इसके मेन फीचर्स होते हैं। कैश मेमो एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है कैश सेल और कैश परचेजेस के लिए। कैश सेल्स और कैश परचेजेस के लिए, परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। जब एक ट्रेडर कैश बेस पर गुड्स बेचता है तो वो एक कैश मेमो देता है। जब वह गुड्स को परचेज करता है कैश के बेसिस पर तो वो कैश मेमो रिसीव करता है। कैश मेमो में ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को लिखा जाता है, जो परचेज और सेल हुई है उसकी क्वांटिटी क्या है, क्या रेट है, कितना टोटल प्राइस बना, कितना डिस्काउंट उसको दिया गया, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, और सेल टैक्स कितना कलेक्ट किया गया, कितना डिपॉजिट करवाया गया। तो ये एक तरह से कैश मेमो होती है जिसमें पूरी कैश परचेज और कैश सेल की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सेकंड हमारे पास आता है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए दिया जाता है और लिया जाता है। जब एक ट्रेडर गुड्स को क्रेडिट पर सेल करता है तो वो एक इनवॉइस बिल प्रिपेयर करता है जिसमें क्रेडिट सेल के रिगार्डिंग उसकी क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट सब कुछ लिखा होता है डिटेल में। और ये जो इनवॉइसेस होते हैं इनको डुप्लीकेट भी बनाया, ओरिजिनल और अलॉन्ग विद कार्बन कॉपी बनाया जाता है। ओरिजिनल कॉपी बायर को दी जाती है और कार्बन कॉपी सेलर अपने पास रखता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस पर उसको यूज़ किया जा सके। दूसरी साइड पर जब बायर ओरिजिनल कॉपी रिसीव करता है तो वो उसके लिए एक बिल बन जाता है। सिमिलरली जब एक ट्रेडर गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करता है तो वो एक परचेज इनवॉइस बिल लेता है सप्लायर से, और क्रेडिट सेल के लिए हम इनवॉइस
बनाते हैं, क्रेडिट परचेज के लिए हम बिल रिसीव करते हैं। ये जो टू टर्म्स हैं इनका मतलब सेम थिंग है और सेम पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी, इनवॉइस बिल का पता लग गया आपको। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है पे इन स्लिप। याद रखना इनवॉइस और बिल किसके लिए था? क्रेडिट, सेल, परचेज। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या है? ये एक फॉर्म है जो अवेलेबल होता है फ्रॉम बैंक, जिसको यूज किया जाता है बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए। और इसमें एक काउंटर फॉइल होता है। बैंक जो क्लर्क है वो उसको साइन करता है, स्टैंप लगाता है काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप जो है उसके ऊपर, फिर उसको वो डिपॉजिटर को वापस कर देता है। जो काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाती है और ये एक एविडेंस की तरह काम करती है कस्टमर के लिए कि उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है जी, पे इन स्लिप का क्लियर हुआ कि क्या है ये बैंक से आपको एक फॉर्म मिलता है जिसको आपने जब मनी डिपॉजिट करवानी होती है तो आप उसको फिल करते हो और बैंक का क्लर्क उसको साइन करता है, स्टैम्प करता है और काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप आपको जो डिपॉजिटर है उसको रिटर्न कर देता है। और काउंटर ऑफ फॉइल ऑफ पे इन स्लिप जो है एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक एविडेंस की तरह वो काम करता है कस्टमर के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है सोर्स डॉक्यूमेंट वो है चेक। चेक भी एक फॉर्म है जो एक बैंक से ही ये एक फॉर्म है जो बैंक से ही अवेलेबल है और जिसको बैंक में से अगर हमें मनी विड्रॉ करवानी है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसको एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, साइन किया जाता है बाय मेकर के द्वारा जो उसको बनाता है, और डायरेक्टिंग द बैंकर टू पे ऑन द डिमांड ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ ए पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग एक चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसको एक स्पेसिफाइड बैंकर के द्वारा के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और उसको मेकर के द्वारा साइन किया जाता है और बैंकर को ये डायरेक्ट दिया जाता है ताकि वो ऑन डिमांड आपको पेमेंट कर सके और बियरर जो भी जिसके पास वो चेक होता है उसको पेमेंट मिल जाती है। और इसमें इंफॉर्मेशन होती है, डेट लिखी होती है, नेम ऑफ रिसीवर लिखा जाता है, अमाउंट लिखी जाती है फिगर और वर्ड्स के अंदर, और सिग्नेचर किया जाता है होल्डर के द्वारा ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। और ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है और इस मतलब एक तरह से विदा जब बैंक में से आप पैसे विड्रॉ करवाते हो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह ये काम आता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम सप्लायर को भेजते हैं जिसको हमने गुड्स को रिटर्न किया। फॉर एग्जांपल आपने कुछ गुड्स किसी से परचेज की है और कुछ गुड्स उसमें से डिफॉल्ट हो गई, खराब निकली है, तो आप उन गुड्स को सप्लायर को वापस भेजोगे। जब आप गुड्स को वापस भेजते हो तो आप जो है उसके लिए जो क्या होगा, उससे मतलब सप्लायर के जो अकाउंट है वो डेबिटेड हो जाएगा। इसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ सप्लायर लिखा होगा जिसको हमने डेबिट किया है अमाउंट को, और जो गुड्स है उसको रिटर्न करने का रीज़न भी लिखा होगा। तो मतलब डेबिट नोट क्या है? एक तरह से एक ऐसा नोट है जो सप्लायर को भेजा जाता है। डेबिट नोट किसको भेजा जाता है? सप्लायर को भेजा जाता है। ठीक है, जब उसको गुड्स वापस की जाती है। क्रेडिट नोट क्या होता है? जब
जो क्रेडिट नोट है ये कस्टमर को भेजा जाता है, जो डेबिट नोट है वो सेंट किसको किया जाता है, सेंट टू सप्लायर, ठीक है। और क्रेडिट नोट किसको भेजा जाता है, सेंट टू कस्टमर, और यू कैन से डेटर, जब आप गुड्स उससे रिसीव करते हो। और ये एक तरह से इंडिकेट करते हैं उसके अकाउंट को कि उस बुक्स में उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, और ये सेम वे से ही प्रिपेयर किया जाता है जैसे डेबिट नोट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आता है वाउचर्स। अब वाउचर क्या होता है, वाउचर भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन द स्पॉट ऑफ एंट्री, जो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंटर करवाते हैं, उसके लिए वाउचर एक क्या है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वाउचर रिसिप्ट हो सकता है, वाउचर इनवाइस हो सकता है, वाउचर कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, और एक रिटर्न कोई भी स्लिप भी हो सकती है, रिक्वायर्ड स्लिप हो सकती है। शॉर्ट में हम कोई भी सूटेबल रिटर्न एविडेंस हो सकता है जो कंफर्म करता है रिटर्न ट्रांजेक्शन्स को। और जो वाउचर है ये एक ऐसा इसके फीचर्स क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है। सेकेंड, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड, इसके अंदर डिसीजंस रिगार्डिंग, मतलब ये इट कंटेन डिसीजन रिगार्डिंग विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करने में हेल्प करता है। और ये हर एक वाउचर में हम एक सीरियल नंबर भी इसमें डालते हैं, और इसको अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर और साइन किया जाता है। बिजनेस एंटरप्राइज की जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसके द्वारा इसको काउंटर साइन भी किया जाता है। आगे वाउचर जो है फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। कैश वाउचर होता है एक, और एक नॉन कैश वाउचर होता है। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, ट्रांसफर वाउचर। अब जो कैश वाउचर है वो फर्दर टू टाइप्स का है, डेबिट वाउचर जो कैश पेमेंट के लिए होता है, क्रेडिट वाउचर जो कैश रिसिप्ट्स के लिए होता है। डेबिट किसके लिए होता है, कैश पेमेंट्स के लिए होता है, और क्रेडिट किसके लिए होता है, कैश रिसिप्ट्स के लिए होता है। जो कैश वाउचर है इसको कैश रिसिप्ट्स के लिए और कैश पेमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट वाउचर में ये वो वाउचर्स है जिसको जब प्रिपेयर किया, जो ये वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं जब कैश पेमेंट थर्ड पार्टी को की जाती है। और जनरली ये इशू होते हैं फॉलोइंग पर्पस के लिए। फर्स्ट, ये अगर आपने कैश परचेज की है, गुड्स कैश पेमेंट कर रहे हो खर्चे की, अगर आप किसी तरह कोई फिक्स एसेट्स की कैश परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की कैश परचेज कर रहे हो, या क्रेडिटर्स की कैश पेमेंट हो रही है, क्रेडिटर को कैश पेमेंट की जा रही है, या एम्प्लॉइज़ को एडवांस ग्रांट किया जा रहा है, या बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया जा रहा है, तो उस केस में डेबिट वाउचर यूज़ होता है। और डेबिट वाउचर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सीरियल नंबर लिखा होता है वाउचर का, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर लिखा होता है, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड लिखा होता है, नेट अमाउंट लिखी होती है पेमेंट की, नरेशन लिखी होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट नरेशन नंबर लिखा होता है, सिग्नेचर ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग वाउचर लिखा होता है, सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का होता है, डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। ये सारी इंफॉर्मेशन डेबिट जो कैश वाउचर है उसके अंदर, जो डेबिट वाउचर उसमें लिखी होती है। इसी तरह हमारे पास क्रेडिट वाउचर्स आते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम जब प्रिपेयर करते हैं जब कैश रिसीव किया जाता है बिजनेस के द्वारा। जब बिजनेस कैश रिसीव करता है तो वो क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करता है, और जब वो कैश पेमेंट करता है तो वो डेबिट वाउचर प्रिपेयर करता है। अब कैश कब रिसीव करेगा, अगर उसने सेल ऑफ गुड्स की है, अगर वो इनकम रिसीव कर रहा है, या फिक्स एसेट्स की सेल कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की सेल कर रहा है, डेटर से उसने मनी रिसीव करनी है, मतलब कैश की फॉर्म में ये सब ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बैंक से कैश विड्रॉ करवा रहे हो, इन सभी केसेस में क्रेडिट वाउचर ही प्रिपेयर होता है।
क्रेडिट वाउचर के अंदर भी सेम एज इट, जैसे डेबिट वाउचर में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम इसी में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और ये जो जनरली फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर होता है, जैसे आपने कोई क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट परचेज की हुई है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, कस्टमर के द्वारा कोई गुड्स रिटर्न हुई है, सप्लायर को कोई गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सेल कर रहे हो, एसेट्स की क्रेडिट सेल कर रहे हो, या एसेट्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, या किसी भी तरह को कोई एरर की रेक्टिफिकेशन की है, या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया है, तो इन सब के लिए नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है। और नॉन कैश वाउचर में भी सेम कंटेंट्स होते हैं, सीरियल नंबर, डेट, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, अकाउंट नेम, डेबिटेड क्रेडिटेड, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, नरेशन, सिग्नेचर और पर्सन हु प्रिपेयरिंग इट एंड ऑथराइज्ड अकाउंटेंट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आई विल डिस्कस दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा टूल है जिसके साथ हम डेबिट और क्रेडिट्स की इक्वलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एक अनदर वे है, अनदर फॉर्म है ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट का। ये एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस की जो एसेट्स है हमेशा टोटल ऑफ कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल रहेगी। अगर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हमें एसेट्स में कोई इंक्रीज करवाती है तो इसका मतलब उसका रिजल्ट ये है कि ऑन द अदर साइड या तो कैपिटल या लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है सेम अमाउंट के साथ। तो एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या ये कह सकते हो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और यू कैन से अगर if you want to find out liability then you can use assets minus capital, assets minus capital, these are the accounting equations. For example if you have given question solve कर रही हूँ, if the capital of a business is rupees 80,000 and liabilities are rupees 50,000, then calculate टोटल एसेट्स। क्या निकालना है आपने? टोटल एसेट्स। फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल कितनी है? 80,000, और लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 50,000। कितना है हमारे पास टोटल कैपिटल? 1,30,000। तो ऐसे आपने टोटल एसेट फाइंड कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, और उसके बेस पर मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगी। स्टेटमेंट ध्यान से सुननी है आपने।
ए स्टार्टेड हिज क्लॉथ बिजनेस। ए पर्सन है जिसने की अपना क्लॉथ बिजनेस शुरू किया ऑन 1 अप्रैल 2023 को। कितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की? 15,000। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल 15,000 रुपीज। ओके। ऑन 31 मार्च 2024 हिज एसेट्स वर 25,000। तो ये हमारे पास क्या गिवन है? 25,000 एसेट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एसेट्स 25,000 दिया हुआ है। लाइबिलिटीज दी है हमारे पास 5,000। लाइबिलिटीज कितनी है? 5,000। फिर उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी है? 25,000 और लाइबिलिटीज कितनी गिवन है? 5,000। क्या है हमारे पास टोटल सॉरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग निकली है 20,000। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट विल बी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 20,000 और ओपनिंग कैपिटल है 15,000। हमारे पास 5,000 जो आ गया वो क्या है? प्रॉफिट। नाउ अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ वो है अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से समझना आपने। मैं ट्रांजैक्शन बोलती रहूँगी और उसके साथ साथ उसके यहाँ पर एंट्री करते रहेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व करना है। पहले तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल में पहले कॉलम में आप लिखोगे नंबर, फिर लिखोगे ट्रांजैक्शन, ये हेडिंग्स हैं कॉलम टेबल की। फिर उसके बाद आप जो जो ट्रांजैक्शन करते जाओगे उसको लिखते जाओगे। ठीक है, इधर हम जो है एसेट्स के बारे में लिखेंगे और इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बारे में। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास अमित स्टार्टेड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। ओके, अब बिजनेस शुरू किया तो एक कैश आया बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश कितना आया? 30,000। ये हम एक अलग से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। और इधर हमारे पास क्या आएगी? कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आई हमारे यहाँ पर? फर्स्ट टाइम 30,000। ओके, अब यहाँ पर ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इक्वल टू की जगह पर लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि हमने 30,000 किसके नीचे लिख लिया? कैपिटल के नीचे लिखा। और इधर क्या आएगा? ज़ीरो, क्योंकि लाइबिलिटी कोई नहीं थी। अब फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड, अमित परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 6,000। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है
कि अमित ने कैश पे करके मशीनरी परचेज कर ली। अब कैश कम हो गया, 30,000 में से 6,000 माइनस करो, कितना आ गया 24,000। प्लस क्या करोगे, प्लस क्या होगा यहाँ पर मशीनरी, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुई है। 6,000 आपने यहाँ पर लिख दिया और इधर हमारे पास क्या रहेगा 30,000 एज इट। अब थर्ड वाले में क्या हो रहा है, अमित पेड रेंट, अमित ने रेंट पे किया, अमित पेड रेंट 750। अब अमित रेंट अगर पे कर रहा है तो क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है। 24,000 में से आपने 750 माइनस किए तो कितने रह गए 23,250 प्लस 6,000 एज इट आएगा। अब लायबिलिटी होगी ना, 750 किस में लिखोगे, सॉरी 750 किस में माइनस होएगा, आपके कैपिटल में से, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 29,250। इन दोनों का टोटल भी यही आएगा। नेक्स्ट है अमित परचेज्ड, अमित परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पर परचेज कर रहा है 7,500 की गुड्स। अब कैश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 23,250 आ गया, प्लस 6,000 उसकी मशीनरी थी, तो क्या परचेज किया उसने, गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स को किस में लिखेंगे, स्टॉक में लिखेंगे, यहाँ पर स्टॉक लिख लिया। अब जब उसने 7,500 का स्टॉक खरीदा तो उसने पैसे पेमेंट नहीं की, उधार लिया, तो वो क्या हो गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को किसके अंदर लिखते हैं, लायबिलिटीज के अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा 7,500 प्लस 29,250, जब टोटल करोगे दोनों साइड्स का इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अमित ने क्या किया, अमित ने सोल्ड की गुड्स, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 5,250 और एक्चुअल मतलब कितने की बेची उसने 9,300 ऑन कैश। इसका मतलब कैश इंक्रीज हो गया, 23,250 था, 9,300 प्लीज उसमें प्लस करो तो कितना आया 32,550। मशीनरी कितने की थी 6,000 वाली, स्टॉक कितने का पड़ा था 7,500 का, सॉरी 7,500 का स्टॉक था, उसमें से उसने कितने की सेल की 5,250 की गुड्स सेल कर दी, तो कितनी बची यहाँ पर हमारे पास 2,250 और जो लायबिलिटी थी वो 7,500 थी। इधर जो हमारे जब से उसने सेल प्रॉफिट देखा 9,300 की चीज बेच दी है, कितनी की 5,250, इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.4, यह आएगा हमारे पास जितनी भी अमाउंट आई उसको 29,250 में प्लस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 33,300। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे और इन तीनों को प्लस करोगे तो सभी दोनों साइड्स क्या आएगी आपके पास इक्वल आएगी। अगर दोनों साइड्स में इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस भी, जिसको हम मतलब सॉल्व इस वे से करना है, एक मेथड है इसको सॉल्व करने का अकाउंटिंग इक्वेशंस को। ठीक है जी, थैंक यू। If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from my videos. And don't be forget to subscribe my channel for next upcoming videos.